13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और हर साल की तरह इस साल भी आस पड़ोस के गांव से हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मेले में बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे। इन लोगों को जनरल डायर द्वारा जारी किए गए प्रोहिबिटरी ऑर्डर का इल्म भी नहीं था, क्योंकि ये ऑर्डर 13 अप्रैल की सुबह को ही जारी किया गया था और इतने कम समय में इस ऑर्डर का वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन नहीं हो पाया था। उसी दिन एक प्रोटेस्ट मीटिंग भी इसी जलियांवाला बाग में लोकल नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा बुलाया गया था। अब बाग में मौजूद करीब 20,000 लोगों में से कितने लोग फेस्टिवल के लिए आए थे और कितने प्रोटेस्ट मीटिंग में भाग लेने आए थे, यह अनक्लियर है। प्रोटेस्ट मीटिंग पीसफुली संपन्न हो गया और इस मीटिंग में रॉलेट एक्ट को रिपील करने की मांग और 10 अप्रैल को हुए फायरिंग इंसिडेंट को कंडेम करके 2 रिजोल्यूशन पास किए गए। 13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 बजे जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचे अपने ट्रूप्स के साथ, और इससे पहले ही वो हेलीकॉप्टर के थ्रू एक आभास ले चुके थे अमृतसर में चल रही गतिविधियों के बारे में। तो बाग में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने सारे नैरो एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करवा दिया और वहां पहुंचने के लगभग 30 सेकंड्स के अंदर ही उन्होंने चिल्ला के ऑर्डर दिए, फायर। बीबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इंडियन ऑथर और फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूएस नवतेज सारना बोलते हैं कि जो फायरिंग हुई थी उस दिन वो बहुत ही डेलिबरेट, टारगेटेड और फोकस्ड फायरिंग थी, और जो राइफल्स यूज हुई थी ली एनफील्ड राइफल्स विद 303 कार्ट्रिज, जो कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश सर्विस राइफल थी। 1895 से लेकर 1957 तक इस राइफल की रेंज थी 3000 गज की, और यहाँ पे बस 300 फीट पे ही टारगेट्स थे। नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही थी। बीच बीच में फायरिंग रुकती तो सिर्फ तब जब सैनिक अपने बंदूकों में नई गोलियां भरते। जनरल डायर भाग भाग के अपने सैन्य को ज्यादा डेंसली क्राउडेड एरिया में गोलीबारी चलाने का डायरेक्शन दे रहे थे। एक के बाद एक इंसान गोलियां खा के जमीन पे गिर रहे थे। 3-3.5 इंचेस की बुलेट्स फ्लैश बोन्स सबको चीरते हुए लगातार बरस रही थी जलियांवाला बाग के जमीन पर। बूढ़े, बच्चे, औरतें, नौजवान, लड़के और लड़कियों के शव के ढेरों से देखते ही देखते पूरा बाग भर गया था। इन सब का जिक्र हमें नाइजेल पॉलिट द्वारा लिखी गई किताब द बुचर ऑफ अमृतसर में भी पढ़ने को मिलता है। कई लोगों ने बाग से जान बचाकर भागने का भी प्रयास किया था, पर गेट्स तो पहले ही बंद कर दिए गए थे। तो लोगों ने बाग की ऊंची दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन 7 फीट ऊंची दीवार चढ़ने की कोशिश में ही गोली खा के धराशायी होकर जमीन पे गिरे। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को दीवारों के उस पार फेंक दिया ताकि वो भले ही ना बच पाए, लेकिन उनका बच्चा किसी तरह जीवित बच जाए। जो लोग दीवार के उस पार पहुंच गए थे उन लोगों को भी काफी चोटें आई थी। कई लोगों के हाथ पैर टूटे, कई लोग घर जाते मरे, और कई लोग तो दीवार के उस तरफ पहुंच के भी अपने जख्मों से तभी मर गए। बाग के अंदर एक कुआं भी था। कई लोग गोली से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए और वैसे ही मर गए। 120 डेड बॉडीज तो बस कुएं से ही बरामद हुई थी। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारियों का सिलसिला चला। 1650 राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई। शर्म की बात तो ये है कि इतिहास के इस नरसंहार में गोलियां खाने वाले लोग भी भारतीय थे और उन गोलियों को चलाने वाले हाथ भी भारतीय लोगों के ही थे। भारतीय सेना की इस अनुशासन और फायर कंट्रोल की तारीफ घटना स्थल में उपस्थित ब्रिटिश सर्जन W.J. एंडरसन ने भी किया था, हंटर कमीशन को अपना बयान देते वक्त। रात होने तक जलियांवाला बाग से अब खून की दुर्गंध आने लगी थी। आहत लोगों के रोने और दर्द से चीखने की आवाज़ों से पूरे अमृतसर में ही मातम छा गया था। जब आहतों और मृतकों के परिवार वाले अपने लोगों को ढूंढते हुए रात में बाग में पहुंचे तो वो भी लाशों का ढेर देखकर दंग रह गए।
लोग एक एक लाशों को उठा के अपने परिवार वालों की खोज कर रहे थे। जिनके कोई परिवार वाले नहीं भी थे, बाद में वो भी घायल लोगों को उठा कर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, पानी पिला रहे थे। कई लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बहुत लोगों को तो अपने परिवार वाले ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि इतने सारे लाशों के ढेर के बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके अपने किस हालत में और बाग के किस कोने में पड़े होंगे। अमृतसर के लोगों ने अपना पराया ना देख जिसने आहत व्यक्ति को देखा उनकी मदद की, पानी पिलाया, मरहम पट्टी की और हो सके तो दवाखाना तक भी पहुंचाया। सुबह तक कुत्ते और चीले भी डेड बॉडीज के पास पहुंच गए और उनको वो नोचने लगे। लोगों ने फ्यूनरल पायर्स में लिटरली कई सारी डेड बॉडीज को उठा के ऐसे ही झोंक दिया था, क्योंकि बहुत सारे अनक्लेम्ड डेड बॉडीज भी थी उस मैदान में। पंजाब का आसमान जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों के चिता के आग के धुएं से काला हो चुका था। ब्रिटिश ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक 379 लोगों की इस घटना से जान चली गई थी और अप्रॉक्सीमेटली 1100 लोग घायल हुए थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक 1500 से ज़्यादा लोग आहत हुए थे और लगभग 1000 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग के इस मैसेकर के दौरान। वैसे भी बाग के टारगेटेड फायरिंग में 1650 गोलियां निश्चित रूप से चलाई गई थी, जिसका जिक्र हमने वीडियो में पहले भी किया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि मृतकों और आहत लोगों की संख्या 1000 से काफी ऊपर होनी चाहिए। गौर करने वाली बात है कि बाग से जीवित निकलने वाले कई लोग हॉस्पिटल या घर जाके भी मरे थे। कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और जब मृतकों की संख्या को निश्चित करने के लिए सर्वे हो रहा था, पंजाब के लोग थोड़े डरे भी हुए थे, क्योंकि ऑफिशियल्स के सामने ऐसा बोलना कि हमारे परिवार के लोग उस दिन जलियांवाला बाग में उपस्थित थे या वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, ये भी उनके परिवार को सस्पिशन ऑफ ट्रीजन यानी कि राजद्रोह की संभावना में धकेल सकता था। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट के जरिए मृतक या आहत के फैमिली को भी ब्रिटिश गिरफ्तार या हैरेस कर सकती थी। तो कई लोग इस डर से चुप भी रह गए थे। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों से कई ज़्यादा लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई थी। रॉलेट एक्ट और इससे जुड़ी जो घटनाक्रम थी, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बात की है, जो कि पार्ट 1 है जलियांवाला बाग मैसेकर के इस वीडियो का। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इस हिस्टोरिकल इंसिडेंट की और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो। इस घटना के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने भी बोयर वॉर में उनके कंट्रीब्यूशंस के वजह से मिला कैज़र-ए-हिंद मेडल को वापस कर दिया था। द अमृतसर मैसेकर का न्यूज़ अब पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। भारत की जनता के मन में अब अंग्रेज़ों के खिलाफ और भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई थी। रॉलेट सत्याग्रह कहीं वायलेंट रूप ना ले ले, इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को 18 अप्रैल 1919 में विथड्रॉ कर लिया। इसी तरह ये गांधी जी का पहला अनसक्सेसफुल और सबसे शॉर्ट पीरियड का सत्याग्रह बना। गांधी जी ने ब्रिटिश रूल को शैतान का शासन बोला और उनसे कोऑपरेशन को इम्पॉसिबल डिक्लेयर किया। भगत सिंह, जो इस मैसेकर के वक्त सिर्फ 11 साल के बच्चे थे, उनके मन में अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने की इच्छा जगाने में भी इस घटना ने एक अहम भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस घटना से फ्यूरियस हो गए थे। आने वाले पंजाब में 1920 से 1930 तक का जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की लहर आएगी, उसमें कहीं ना कहीं अमृतसर मैसेकर ने भी एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। इस डिकेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के ऊपर भी हमारा एक वीडियो द गीक हिस्टोरियन चैनल में उपलब्ध है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें।
इस मैसेकर ने भारत की पूरी जनता को ही 1920 में लॉन्च होने वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। पर ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शन था इस घटना पे? शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने इस घटना की कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ली थी। उल्टा उन्होंने पंजाब के लोगों पर मार्शल लॉ लगा के लोगों की सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया था। पिछले वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कच्चा कोरिया स्ट्रीट में मार्शल शेरवुड पे हुए हमले के पनिशमेंट के तौर पे 19 अप्रैल को एक क्रॉलिंग ऑर्डर भी पास किया गया था और जो भी भारतीय उस लेन से गुजरते थे उन्हें अपने पेट के बल क्रॉल करके जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे अफवाह और कहानियां फैलने लगी और चारों तरफ से ब्रिटिशर्स के इस एक्शन को तिरस्कार किया जाने लगा, तब ब्रिटिशर्स ने इस दुखद घटना का संज्ञान लिया। इंटरनेशनल मीडिया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस इनह्यूमन एक्ट को और भारत में इसके खिलाफ हो रहे आउटरीच को कवर कर रही थी। ब्रिटिश एम्पायर के इस एक्ट को ग्लोबली कंडेम किया जा रहा था। इनिशियली ब्रिटेन में जनरल डायर के एक्शन को प्रेजेस मिल रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे उस दिन की घटनाओं की डिटेल्स प्रेस और मीडिया के थ्रू सर्कुलेट होने लगे, तब ब्रिटेन के लोग भी शॉक्ड थे और इस दुखद घटना को इनह्यूमन और अन ब्रिटिश डिक्लेयर कर रहे थे। ये एक इंडिविजुअल एक्शन ही काफ़ी था ब्रिटिश एम्पायर की छवि को इंटरनेशनली बिगाड़ने के लिए। अक्टूबर 14, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू के निर्देश अनुसार एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की, जिसका नाम था द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी और इसके चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर और इन्हीं के वजह से इस कमेटी को द हंटर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी में 3 इंडियन मेंबर्स भी थे, जिनका नाम था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाद, लॉयर और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस के मेंबर पंडित जगत नारायण और ग्वालियर से लॉयर सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। इस कमेटी ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, लाहौर सभी जगहों से विटनेसेस को बुलाए और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। जनरल डायर को भी समन किया गया और उनसे पूछताछ की गई। डायर ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनका इंटेंशन था पंजाब में एक डर का माहौल क्रिएट करना, जिसके जरिए वो विद्रोहियों का हौसला तोड़ सके। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग क्यों नहीं दी या पहले हवा में गोली चला के भीड़ को डिस्पर्स क्यों नहीं किया, तो डायर बोलते हैं कि मैं चाहता तो बिना लोगों पे गोली चलाए भीड़ को वहाँ से डिस्पर्स कर सकता था, पर वो लोग वापस आते और मुझ में हंसते और मैं एक मूर्ख दिखता। गोलीबारियां बंद होने के बाद भी उन्होंने जख्मी लोगों को एड प्रोवाइड करने का या उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे इसे अपना ड्यूटी नहीं समझते थे। मार्च 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें जनरल डायर को उन्होंने अमृतसर मैसेकर का दोषी करार दिया। निहत्ते मासूम लोगों पे बिना वार्निंग के गोली चलाने को इस रिपोर्ट ने डायर के पार्ट में एक ग्रेव एरर बोला। यहाँ तक कि कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया कि उस समय पंजाब में ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने की कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही थी। रिवॉल्यूशनरीज के मॉरल स्टेचर को रिड्यूस करने के मोटिव से फायरिंग करके जनरल डायर ने अपनी अथॉरिटी की सीमा लांघी थी और फायरिंग के बाद भी डायर ने ना तो अपने ट्रूप्स को घायलों की मदद करने का ऑर्डर दिया और ना ही सिविल अथॉरिटीज को ऐसा करने का निर्देश दिया, जिसके वजह से कमेटी ने डायर के एक्शंस को कंडेम किया, लेकिन उन पे कोई भी पेनल्टी या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं इम्पोज किया गया। पर दोषी साबित होने के बाद भी डायर इतनी आसानी से छूट कैसे गए? ऐसा पॉसिबल हुआ क्योंकि हंटर कमेटी के फॉर्मेशन से पहले ही गवर्नमेंट ने एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया था, जिसे वाइट वॉशिंग बिल भी बोला जाता है। ये एक्ट बेसिकली इंश्योर कर रहा था कि
कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पर्टिकुलरली जनरल डायर को, अमृतसर मैसेकर में उनके एक्शंस के लिए सज़ा नहीं मिल सकती थी। इस एक्ट को उस समय भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में तो डायर को कंडेम किया गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनको सराहना मिली और हाउस ने डायर के सपोर्ट में मोशन पास किया। डायर के सपोर्ट में द मॉर्निंग पोस्ट नाम के एक कंजर्वेटिव ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने 26,000 पाउंड का एक फंडरेज भी किया था, जो दर्शाता है कि कुछ हद तक ब्रिटेन के पब्लिक भी डायर के सपोर्ट में थी। इन सब में एक ध्यान देने वाली बात जो है वो विंस्टन चर्चिल का इस घटना को कंडेम करना और इसको अनअटरेबली मॉन्स्ट्रस डिक्लेयर करना था। चर्चिल, जो कि खुद ओपनली इंडिया को हेट करते थे, उन्होंने डायर के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते हुए डायर के अगेंस्ट पार्लियामेंट में वोट किया था। अंत में डायर को गिल्टी पाया गया और उनको मार्च 1920 में ड्यूटी से रिलीव करके इंग्लैंड बुला लिया गया। लेकिन इंडेमनिटी एक्ट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सपोर्ट के चलते डायर पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ। उनको आधी सैलरी भी मिलती रही और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी वो ड्रॉ करते थे। इन सब में जनरल डायर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर के तरफ से, जिन्होंने जलियनवाला बाग के मैसेकर में जनरल रेजिडेंट डायर के एक्शंस को उस सिचुएशन में ज़रूरी और करेक्ट बोला और उनके अथॉरिटी को रीइंफोर्स करने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू किया था। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मैसेकर प्री प्लान था द माइकल ओ ड्वायर के द्वारा और जनरल डायर को उन्होंने असाइन किया था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, पर ये बस एक थ्योरी है जिसका कोई भी प्रमाण नहीं है। बाद में 13 मार्च 1940 में जलियनवाला बाग का प्रतिशोध लेते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर को रिवॉल्वर से गोली मार के उनकी हत्या की थी लंदन के कॉक्सटन हॉल में, और इसी कत्ल के जुर्म में सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। उनके इस एक्शन ने मैसेकर के 20 साल बाद भारत के दिल में जलियनवाला बाग के जख्मों को फिर से हरा कर दिया और ब्रिटिश के बायस्ड अनजस्ट लॉस का भी पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से पर्दाफाश किया। उनके अस्थियों को आज भी एक कलश में जलियनवाला बाग मेमोरियल में प्रिजर्व करके रखी गई है। अभी कुछ दिनों से एक बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर बहुत वायरल हो रहा है, केसरी चैप्टर 2, जो जलियनवाला बाग के मैसेकर के बाद के एक कोर्ट रूम ट्रायल पे आधारित है, ऐसा आभास हो रहा है मूवी के ट्रेलर से। इसमें अक्षय कुमार जो रोल निभा रहे हैं वो है सर चेट्टूर शंकरन नायर का। नायर एक बहुत जाने माने लॉयर और जज रह चुके थे मद्रास हाई कोर्ट में। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1897 के अमरावती अधिवेशन में प्रेसिडेंट का भार भी संभाला था। उन्होंने भारत में सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस की मांग उठाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1900 में वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर बने और 1928 में वो प्रेसिडेंट थे साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए बनाई गई इंडियन सेंट्रल कमेटी के। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी और मेथड्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1922 में, जिसका नाम था गांधी एंड एनार्की। सत्याग्रह की भावधारा से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं देखने को मिलते थे, पर साथ ही में वो ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों का शोषण के खिलाफ भी आवाज़ उठाते थे। जलियनवाला बाग में हुए मैसेकर के लिए उन्होंने अपने किताब में माइकल ओ ड्वायर को ब्लेम करके स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था, जिसके वजह से 1923 में माइकल ओ ड्वायर ने नायर के खिलाफ एक लाइबल केस भी फाइल किया था। अप्रैल 1924 में कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच लंदन में इस केस की सुनवाई हुई। नायर इस केस में हार गए और उन्होंने 7500 पाउंड्स यानी कि 3 लाख रुपए की पेमेंट भी की एज डैमेजेस। लेकिन इस केस के वजह से
ब्रिटिश लीगल सिस्टम की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड स्पष्ट हो गए। जलियांवाला बाग मैसेकर और ब्रिटिशर्स द्वारा हुए अन्याय भी एक बार फिर से इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब करने लगी और भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी इसने और ज़्यादा इंस्पायर किया। जलियांवाला बाग की घटना के ऊपर कई सारे लिटरेचर्स अवेलेबल है। आज भी अंग्रेज़ों को भारतीय लोग इस नरसंहार के लिए माफ़ नहीं कर पाए हैं। यह हत्याकांड भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच एक ऐसी दरार है जो शायद कभी भर नहीं सकती। जलियांवाला बाग की दीवारों पे अभी भी गोलियों के निशान मौजूद है जो चीख चीख के 13 अप्रैल 1919 के दिन की याद दिलाते हैं। 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग को मेमोरियल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया। 2019 से 2021 के बीच में जलियांवाला बाग मेमोरियल को रिनोवेट किया गया। कई लोगों ने इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ द हिस्टोरिक साइट ऑफ जलियांवाला बाग का अपोज किया और इस रिनोवेशन को क्रिटिसाइज किया। आपके इस बारे में व्यूज क्या हैं? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। 1920 में मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक एक कविता लिखी, जिसके कुछ पंक्तियों से हम आज इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क है अथवा झुल से, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यहाँ प्यारा बाग खून से सना पड़ा है।